कुछ पुचू दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। Have a heart, please. The missing in action. इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू। पुलिस अंकल नाश्ते करने नहीं है। एक नारा देते थे वास्ते गुने हुई। 28 और 29 जुलाई को जब संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी तो देश के माननीय सांसद जेनजी की भाषा बोलते दिखे, उनके स्लैंग्स का इस्तेमाल किया। कचहरी में संसद के जेनजी अवतार का एक राउंड आप देख भी चुके हैं। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी चर्चा के दौरान जेनजी की वोकैबुलरी सदन के पटल से दुनिया को सुनाई। इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू। ऐसा लगा कि सांसद जेनजी से उन्हीं की भाषा में संवाद करना चाहते थे और एक दूसरे पर इसी भाषा में वार पलटवार भी। एक नारा देते थे वास्ते गुने हुई। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। FOMO, fear of missing from action. कुछ लेकिन सवाल इससे आगे था, आखिर जेनजी की डिक्शनरी में और कौन कौन से शब्द हैं जो आंदोलन के दौरान ट्रेंड, जो इंस्टा रील्स पर सर्कुलेट हुए, घर घर पहुंच गए। That this is being shy, that we are just shy of you. Like, what are you doing? Clock it. When we see something that is on point, so we're gonna clock you. पुलिस अंकल नाश्ते करने नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या ये नई जनरेशन सिर्फ स्लैंग्स में ही बात करती है? क्या इसकी टर्मिनोलॉजी दूसरी जनरेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है या फिर कुछ सिमिलैरिटीज भी? पुच्चू ये क्या है? और भी ऐसी लैंग्वेज है? क्या होता है इसका मतलब? देखो, जब आप बात करते हो जेनजी प्रोटेस्ट की, तो देखो ज़्यादातर जेनजी प्रोटेस्ट जो आया है वो बेसिकली उसका इंसेप्शन देखेंगे आप तो वो आया है इंस्टाग्राम के थ्रू। और इंस्टाग्राम है एक हब जहाँ पे मीम्स, स्लैंग्स, जितनी भी जेनजी जो जितना भी स्टफ है वो सारी चीज़ें वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, राइट? तो अब इतने सारे लोग, जब इतने सारे जेनजी एक साथ मिलते हैं तो एक साथ दे फॉर्म अ कम्युनिटी and they form a community on the basis of memes. So that's why these words like कुछ पूछू हो गए या फिर to make it more maybe connected, okay, to make it more fun. तो ये इस slangs का मतलब होता है। का मतलब होता क्या है? मतलब वो Q2 and delulu का मतलब है delusional. And जिसके towards directed हैं, we are just playing a very fun game. कि okay, we are telling them कि यार देखो हम बड़े fun तरीके से आपको बता रहे हैं कि what you are doing, ठीक है? कुछ हम लोग की पीढ़ी ना थोड़ा गंभीर होकर बात को करती थी। हमारी पहचान गंभीरता थी, आपकी पहचान थोड़ा फन। जी बिल्कुल, हाँ। स्टूडेंट्स की इन बातों से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि आखिर नई जनरेशन क्या सोचती है, कैसे कम्युनिकेट करती है। लेकिन सवाल है कि उनके शब्द और उसके मतलब क्या होते हैं। कुछ शब्द चर्चा में आए, उन्हें समझ लीजिए। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कहीं कोई मौका, इवेंट या ट्रेंड छूट न जाए। इसी डर को फोमो कहते हैं। MIA की फुल फॉर्म है मिसिंग इन एक्शन। जेनजी के लिए इसका मतलब किसी जरूरी मौके पर गायब रहना होता है, जैसे मीटिंग हो और टीम का सबसे जरूरी मेंबर ही ना पहुंचे तो जेनजी कहेगी ही इज MIA। कुछ पूछू ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। इसे प्यार जताने, किसी को ज्यादा लाड प्यार देने और किसी बात का हल्का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वास्ते गुना हुई इस समय इंटरनेट पर यह शब्द सबसे ज्यादा छाया हुआ है। लेकिन ये होता क्या है, इसका कोई ऑफिशियल शब्दकोश वाला मतलब ही नहीं है। ये एक ऐसा वायरल इंटरनेट ऑडियो और मीम कल्चर है जो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहा है। ओ व्हाट्सएप, ये ऐसे करके कुछ तो होते हैं। मतलब ऐसे करने का क्या मतलब हो? ये एक्चुअली एक अमेरिकन हिप हॉप कल्चर है, उसमें ऐसे रैपर्स करते हैं, तो हमारे जेनजी ने भी सीख लिया ऐसे करना, तो उसी से बात है। किन मौकों पर प्रयोग? ये ऐसे गैंग साइन टाइप होते हैं, जैसे गैंग होती है ना, लोगों की गैंग होती है, तो वहाँ वो लोग ऐसे, उनका कुछ तो साइन होता है, यहाँ पे ये लोग भी करते हैं। तो और ऐसे ये भी यही गैंग वगैरह साइंस होते हैं। कुछ इनके अलावा भी कई शब्द हैं जिसे जेनजी अपने रोजाना की बातों में इस्तेमाल करती है, जैसे दोस्त से बात करना, व्हाट्सएप पर चैट करना, तो शब्दों को छोटा करके लिखने की आदत, वो भी इमोजी एक्सप्रेशन के साथ। ये ट्रेंड बन चुका है। कुछ शब्द देखिए। कोड का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। POV का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। TNTL लिखा होता है तो इसका मतलब है ट्राइंग नॉट टू लाफ। G2G का मतलब गॉट टू गो। BTW का मतलब बाय द वे। अगर किसी ने JK लिख दिया तो इसका मतलब जस्ट किडिंग। IKR का मतलब आई नो राइट। ICYMI का मतलब इन केस यू मिस्ड इट।
TTYN का मतलब टॉक टू यू नेवर और BFF का मतलब बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ऐसे न जाने कितने और शब्द हैं जो इस समय जेन ज़ी इस्तेमाल कर रही है। और ये भी सही है कि सोशल मीडिया ने इस नई भाषा और शॉर्ट फॉर्म्स को तेजी से लोकप्रिय बनाया है। मीम्स और इंटरनेट ट्रेंड्स की वजह से ये कई लोगों तक, घरों तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं के बातचीत का तरीका बन गए हैं। शायद यही वजह है कि बीती पीढ़ी को संवाद के लिए जेन ज़ी के लेवल पर आना पड़ रहा है। संवाद किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, बशर्ते नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी CJP सरकार की नियत पर शक जता रही है और विपक्ष भी हमलावर है। सवाल है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा हुआ क्या? अब आपको इसका क्रोनोलॉजी समझाते हैं। छात्र आंदोलन, सड़कों पर विरोध, संसद का हंगामा और फिर संसद से पारित होता है एक बिल। कागजों पर ऐसा लगता है जैसे कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पूरी कहानी की परतों को अब एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत होती है देश की संसद से। जब सदन के भीतर एंटी पेपर लीक बिल के मुद्दे पर बहस छिड़ी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के तीखे तीर चले। अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता, या तो आप खेत पकड़ लीजिए। राहुल गांधी ने सदन में मोर्चा संभाला, आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिला। छात्र आंदोलन में पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्रालय से सवाल पूछे। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Speaker sir, why is the Home Minister not here today? वहीं दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के दावों को खारिज किया और संसद के पटल पर 3 मुख्य बिंदु रखे। पहला, गृह मंत्री का कोई ऐसा आदेश नहीं था। दूसरा, आंदोलन के दौरान किसी भी गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और तीसरा, बहस सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, हवाई दावों पर नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, SDM देता है, DM देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। चर्चा पूरी हुई, बिल पास भी हो गया, लेकिन राहुल गांधी और बोलना चाहते थे। सदन में बात अधूरी रहने का दावा करते हुए राहुल गांधी सीधे मीडिया के सामने आए और अपने जाने पहचाने प्रेजेंटेशन स्टाइल में उन्होंने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज पेश किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई की कार्रवाई में छात्रों पर न सिर्फ लाठियां बरसाई गई बल्कि पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ। तस्वीरें दिखाई उन्होंने जिसमें जख्म थे, चेहरे थे और 3 बड़े सवाल थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय के संपर्क में देखा। फिर उन्होंने कहा कि कीलों वाली लाठियों से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया और तर्क दिया कि क्योंकि दिल्ली पुलिस और RAF सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसीलिए अगर गृह मंत्री को जमीनी हालात की खबर नहीं थी तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये आज मैंने एज LOP, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। राजनीति का यह सिरा अपनी जगह था, लेकिन असली हलचल अभी सड़कों पर शुरू होनी बाकी थी। कागजों पर पेपर लीक आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन तभी जंतर मंतर पर छात्रों का एक नया गुट जुटने लगा। मुद्दा पेपर लीक नहीं था,
मुद्दा था 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई और उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्र जो आंदोलन वाली जगह से हट चुके थे, वो अचानक तख्ती और पोस्टर लेकर दोबारा आक्रामक क्यों हो गए? ये साफ सीधी तौर पर इनकी बौखलाहट दिखा रहा है। इनके नेता इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी पहले मैं डिमांड रख देती हूँ, तुरंत जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए। और जब कोर्ट भी कह रही है कि छात्रों का जो रिकॉर्ड है, जो आपने इतना सोशल प्रोफाइलिंग किया है, जो इतना डेटा आपने इकट्ठा किया है। मामला दरअसल आश्वासन का है जो छात्रों को सरकार के नुमाइंदों से मिला था। 2 दिन पहले छात्रों ने एक पत्र का हवाला देकर दावा किया कि सरकार ने उन्हें किसी भी स्टूडेंट पर दंडात्मक कार्रवाई या केस न करने का भरोसा दिया था। लेकिन पेंच तब फंसा जब दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी एफआरसी के जरिए 2800 से ज्यादा ऐसे चेहरों की पहचान का दावा किया जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और इस आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना जिनका मकसद था। पुलिस का रुख साफ था, आपराधिक बैकग्राउंड वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने, उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए। इसी खींचतान के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जिन निर्दोष छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही पुलिस पर हुए हमलों और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी को सीजेपी ने आधार बनाया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ है, छात्रों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन सीजेपी की मांग इससे आगे है। उनका कहना है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र पर कोई एफआईआर कायम नहीं रहनी चाहिए। और यही नए टकराव का सिरा बनता दिखने लगा है, क्योंकि जब पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई लिखित भरोसा या स्पष्ट कम्युनिकेशन नहीं आया, तो सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भर दी। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब एक तरफ संसद से कानून पास हो चुका है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की अपनी दलीलें और एफआरसी तकनीक की जांच रिपोर्ट है, और तीसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख है। चौथे छोर पर खड़े हैं वो छात्र जो अपनी मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कवायद और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के बीच का संतुलन कैसे कायम होगा। क्या एफआईआर की ये तकरार एक और लंबे आंदोलन को जन्म देने